हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमारे टेक्निकल एरर आने के कारण वो शॉर्ट वीडियो ही प्रोवाइड करवा पाए थे, पूरे यूनिट का वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे। तो अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इसी यूनिट 5 के पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार पर अगला वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं, जो आपके लिए यूज़फुल कंटेंट होगा। इसी तरह के बुक्स से वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपको करेक्ट करना ही है। इसके लिए आपको बड़े बड़े वीडियो भी देखने पड़ेंगे, शॉर्ट वीडियो से काम चलने वाला है नहीं। तो चलिए अध्ययन करते हैं पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं का। इस शीर्षक के अंतर्गत हम पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ हम विभिन्न पहलुओं को जानें। पाठ्यचर्या सदैव नियोजित होती हैं। हम इसमें निहित क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार जल्दबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के आधार पर होते हैं सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप, ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। इसी प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के लिए एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए निर्मित होती हैं। पाठ्यचर्या के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं, अतः स्वीकृत पाठ्यचर्या को लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। पाठ्यचर्या अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होती हैं। अध्यापकों से अपेक्षित हैं कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियों, मानव विकास के विविध अवस्थाओं तथा उनसे ये प्रत्येक की विशिष्टताओं की समझे। इसके साथ ही अध्यापकों के लिए ये जानना जरूरी है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, बाल विकास की गहरी समझ और बच्चों की जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी अध्यापक पाठ्यचर्या से निर्दिष्ट करता है। अधिगम अनुभवों को नियोजित करता है। अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता का पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के प्रभाव के निर्माता करती हैं। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय शिक्षण के दौरान अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या विषयों के शिक्षण के माध्यम से ही अपना परिणाम तक पहुंच पाते हैं। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों को नियोजन करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर पर गुणवत्ता के कारण भिन्नता दिखाई देती हैं। उनसे व्यक्तिगत भेद तथा सामाजिक पृष्ठभूमि भी विभिन्नता इसी प्रकार के परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं। यही कारण है कि एक कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है, क्योंकि सबों का लहजा अलग अलग होता है। अलग अलग विद्यार्थी अपनी अलग अलग सोच के कारण अलग अलग विकास कर पाते हैं। प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविक पाठ्यचर्या के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाले अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी कक्षा ने केवल लचीला व्यवस्था प्रदान करना होता है, वरन अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने पड़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या में संबंध। शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्याओं के दोनों में तालमेल एवं में व्यवस्थित रूप से संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पहलुओं में जाने आने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के पास सिखाने के लिए ज्ञान, दक्षताओं, जानकारियों, मूल्यों का भंडार है, किंतु बच्चे के पास ये सब सीखने के लिए क्षमता, समय सीमित। इसमें ये चुनाव करना आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय ज्ञान, दक्षताओं, जानकारियों, मूल्यों आदि अपार भंडार में किन आयामों को विद्यालय तक पहुंचाने में कार्य करता है तथा ये तय करना होता है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत भी आता है। पाठ्यचर्या में क्या शामिल करना है और क्या नहीं करना है, करने के कुछ आधार पर मापदंड होते हैं। उनसे एक आधार है शिक्षा में काम करने की दिशा के देने के लिए सुचारू रूप करने के लिए उनमें व्यापक सहभागिता प्रदर्शन करने के लिए विचार किए जाते हैं। शिक्षा उद्देश्यों पर विचार विमर्श करना जरूरी है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य निर्धारण के लिए बाद में उनके हम इस इकाई में पहले भी पाठ्यचर्या की अवधारणा तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसी बात को जान चुके हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकाश में किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यचर्या के निर्धारण के दौरान अगर किसी शिक्षा के उद्देश्यों को अनदेखा किया जाए अथवा शिक्षा के उद्देश्यों को
पाठ्यचर्या का नकारते हुए प्रक्रियाओं के निर्धारण करने का प्रयास किया जाए तो किसी सार्थक परिणाम की अपेक्षा पाठ्यचर्या को न करना सही नहीं होगा। हम यहाँ शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यचर्याओं के अंतर्संबंध की विभिन्न आयामों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान हम शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को पढ़ाए जाने के उद्देश्यों से भी जोड़कर देखेंगे। शिक्षा को पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को यह भी ध्यान से रखकर तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को सफलतापूर्वक पोषण किए जाने के लिए पर्याप्त अवसर हो। इसमें विद्यार्थियों में जिन गुणों का विकास के लिए तत्पर रहना है वे संवेदनशीलता है, तार्किकता है, सौंदर्यता बोध है। आज भी ये बेहद ज़रूरी है कि हम ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करें जो विद्यार्थियों को दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाए हुए आलोचनात्मक तार्किकता इस प्रकार पहले भी पाठ्यचर्या के उदाहरणों तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसी बात को जान चुके हैं कि शिक्षा के उद्देश्य के प्रकाश में किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यचर्या के निर्धारण दौरान अगर शिक्षक उद्देश्यों को अनदेखा किया जाए अथवा शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यचर्या को नकारते हुए प्रक्रियाओं का निर्धारण करने का प्रयास किया जाए तो किसी भी सार्थक परिणाम की अपेक्षा करना सही नहीं होगा। यहाँ हम शिक्षा एवं उद्देश्यों पाठ्यचर्याओं के अंतर्संबंध की विभिन्न आयामों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसी दौरान हम शिक्षक के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में पढ़ाए जाने के उद्देश्यों को जोड़कर देखेंगे। शिक्षा को पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को यह ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक एवं मूल्य आदर्शों सफलतापूर्ण पोषण किए जाने के लिए पर्याप्त अवसर हो। इसी प्रकार विद्यार्थियों में जिन गुणों का विकास के लिए तत्पर होना चाहिए वे संवेदनशीलता होना चाहिए, उसमें तार्किकता होनी चाहिए, उसमें सौंदर्यता बोध होनी चाहिए। आज भी ये बेहद जरूरी है कि हम ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करें जो विद्यार्थियों को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए। वे आलोचनात्मक होना चाहिए, इसमें तार्किकता होनी चाहिए और सोचने में कार्य करने के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध करा दी जाती हैं। इनके साथ साथ ये समझना बेहद आवश्यक है कि सुंदरता तथा कला के विभिन्न रूपों में सराहना के लिए सौंदर्यबोध निश्चित रूप से मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण होने में उसे लागू होने के दौरान सौंदर्यबोध भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। कई बार विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों में चाहे विज्ञान, गणित, सामाजिक हो, चाहे कौन सी भी भाषा हो, अध्यापक हो, जब वो पूछता है तो आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसमें आप उद्देश्यों को ध्यान रखकर पढ़ा रहे हैं तो अधिकांश उनके उत्तर में यही होता है कि बच्चों को विषय उचित ढंग से हो जाए, विषय का ज्ञान उचित ढंग से होना चाहिए। किसी भी विषय के शिक्षण का सामान्य उद्देश्य हो सकता है, परंतु किसी विषय के विशेष के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को जानना उसके विषय के लिए शिक्षण महत्वपूर्ण है। बिना इन विषयों को शिक्षण द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें जानकर शिक्षक इन योजनाबद्ध रूप से कार्य कर पाएंगे। इनके माध्यम है ही शिक्षण से पूर्व इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे कि विषय को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कौन सी सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त हैं, बच्चों के साथ किसी भी विषय वस्तु को लेकर किन गतिविधियों के साथ काम करना चाहिए। अतः उदाहरण के लिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य केवल विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तक में शामिल सिद्धांतों से संबंधित प्रयोगों से अवगत कराना नहीं होता है। विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में शामिल तथ्यों विद्यार्थियों को परिचित करा देना काफ़ी नहीं है। इनके माध्यम से उन्हें सामाजिक एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा पाठ्यचर्या के लक्ष्यों की निहित होता है। विषयों का सफल शिक्षण वस्तुतः पाठ्यचर्यों के लक्ष्यों प्राप्त करने में अहम भूमिका होती है। इसमें पाठ्यपुस्तक को विषय वस्तु निर्धारण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही समझा जाता है कि विषय वस्तु के माध्यम हम पाठ्यचर्याओं के किन लक्ष्यों को करना चाहते हैं। वैसे ही जब हम बच्चों के माता पिता तथा अभिभावक से ये पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्यों भेजते हैं, तो आप बच्चों को शिक्षा से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, तब वे उसके उत्तर में काफ़ी भिन्नता हो सकती है। उनसे सीधे शिक्षा के उद्देश्यों के नहीं पूछा जा सकता है, परंतु उनमें सभी उत्तरों की सहायता शिक्षक से की जानी चाहिए। अपेक्षा यह होती है कि शिक्षा उद्देश्य को समझने में सहायता मिलेगी। समय बदलने के साथ साथ अपेक्षाओं और शिक्षा उद्देश्यों में बदलाव आता रहता है। यह बदलाव निश्चित रूप से पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक के निर्धारण में बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षा में निरंतर सुधार के लिए लक्ष्य पाठ्यचर्या की योजना बनाने कार्य किया जाता है तब यह जरूरी होता है कि
शैक्षिक लक्ष्यों को उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए। शैक्षिक उद्देश्य की सामग्री चयन, विषय वस्तु के निर्धारण, अनुदेशन की प्रक्रियाओं के निर्धारण, जांच मूल्यांकन के तरीकों के निर्धारण, मापदंड के काम किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में सभी पहलू वास्तु में इन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में निहित मूल्य, महानताएं एवं सिद्धांत। हमने इस इकाई में प्रारंभ में ये जाना कि कैसे पाठ्यचर्या का क्षेत्र कितना विस्तृत होता है। पाठ्यचर्या के आधार पर जहाँ पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वहीं पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु का चयन किया जाता है। पर एक अच्छी पाठ्यचर्या योजना अन्य उन आधारभूत सिद्धांतों और मान्यताओं का ढांचा होती है जो पाठ्यक्रम में संबंधित निर्णयों को विवेक से सहमत आधार प्रदान करते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर जब किस विशेष के लिए पाठ्यपुस्तकों को बनाया जाता है, ये प्रक्रिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। विभिन्न चुनौतियों को पार कर जब पाठ्यपुस्तकों को बनाया जाता है, ये प्रक्रिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। विभिन्न चुनौतियों को पार कर जब पाठ्यपुस्तकों ठोस आकार लेती हैं, तब उनमें शामिल विषय वस्तु लेकर कई बार उन्हें पर प्रश्न उठाया जाता है। पाठ्यपुस्तक ये प्रश्न विषय वस्तु के दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक आधारों पर विषय में होते हैं। संभवतः पाठ्यपुस्तकों में रहा है ये प्रश्न विषय वस्तु के दार्शनिक, सामाजिक पाठ्यपुस्तकों में संभवतः पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने का इतिहास। इस इतिहास भी पाठ्यपुस्तकों का इतिहास जितना भी पुराना है, लेकिन देखा जाए तो जो पाठ्यपुस्तकों से जुड़ी अधिकांश चिंताओं का मूल में जो प्रश्न उपस्थित होता है वे क्या है, क्या पढ़ा जाए, क्या लिखा जाए। लेकिन पाठ्यचर्या के उद्देश्यों में विस्तार जाने तो हम जानते हैं कि ये केवल एक ही सवाल क्या पढ़ाया जाए कहाँ तक सीमित नहीं होता है। पाठ्यचर्या को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह पढ़ाया जाए, किस स्थिति में पढ़ाया जाए, किस प्रकार शिक्षक द्वारा कैसी सामग्री हो, कैसे मूल्यांकन हो, मूल्यांकन स्थिति कैसी होनी चाहिए, सवालों को दिशा निर्देश कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्याओं के संबंधित निर्णयों की सांस्कृतिक आदि राजनीतिक परिदृश्य कैसा होना चाहिए, माता पिता अभिभावक नजरिया कैसा होना चाहिए, उनकी आकांक्षाओं के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विषय वस्तु चयन निश्चय ही पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन की दिशा तय कर देता है। इसी बात ने पाठ्यपुस्तक शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बना दिया है। शिक्षाविदों ने हमेशा पाठ्यपुस्तकों शामिल विषय वस्तुओं को चुने जाने के अति महत्वपूर्ण माना है। इसलिए चिंता का कारण ये भी है, जानने में महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है कि पाठ्यपुस्तक विद्यालय प्रक्रिया अहम कड़ी है। हालांकि क्या पढ़ाया जाए जुड़े मुद्दों केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के स्वरूप माध्यम में विद्यालयों को होने वाली समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े। भारतीय समाज में बहुत जटिल विविधता और संस्कृतियों वाला समाज है। इसीलिए हमारे समाज में परिप्रेक्ष्य, आदर्शों, आकांक्षाओं अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ऐसे में आधारभूत मान्यताओं और सिद्धांतों का चयन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यही है कि मान्यताओं और सिद्धांतों को लेकर सभी वर्गों में सहमति का बनना अहम मुश्किल हो जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में समानता का सबसे प्रमुख पहलू सबको समान स्तर की बेहद शिक्षा उपलब्ध कराना है और सबको समान रूप से अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यचर्या योजना एक अनिवार्य शर्त है। हालांकि इससे कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि जितनी समाज में विविधता है उतनी ही पाठ्यचर्या योजना की जरूरत बढ़ जाती है। स्कूली शिक्षा में हमारा सर्वोपर अहम भूमिका काम करने में क्षमता का विकास होता है। कहा जाता है कि इस पाठ्यचर्या का निर्णय एक तो शिक्षा में ज्ञान, मूल्य तथा कौशलों को शामिल करने में होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों में क्षमता कैसे विकसित की जाए ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन किसी भी पाठ्यचर्या योजना में ज्ञान, मूल्यों, कौशलों की एक पूर्ण रूप से तैयार सूची देने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, परंतु पाठ्यचर्या योजना के मूल सिद्धांतों का निर्धारण किया जाना वांछित है। इसी प्रक्रिया में ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि भारत एक विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बोलियों वाले लोग पाए जाते हैं। अतः यहाँ रोजमर्रा के जीवन जरूरतों में पर्याप्त भिन्नता है। ऐसे पाठ्यचर्या जो भी ज्ञान, मूल्य, कौशल और चुना है तर्कपूर्ण होने की चाहिए। हमारे इसी आगे पाठ्यचर्या के आधार पर मुख्य 3 आधार होते हैं: सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार। प्रत्येक समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति का लिए बच्चों को अपनी संस्कृति तथा मूल्यों से युक्त करना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति का विकास, समाज का एक दूसरे से जुड़ना
अहम भूमिका रोल निभाते हैं। समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना अपेक्षित सफलता तभी मिल सकती है जब पाठ्यचर्या के निर्धारण में इनका ध्यान रखा गया हो तथा विद्यालय अधिगम का स्वरूप इनके अनुरूप हो। इस प्रकार पाठ्यचर्या के 3 प्रकार होते हैं, जैसे पहला सामाजिक आधार, दूसरा दार्शनिक आधार तथा तीसरा मनोज्ञ आधार। ऐसा शॉर्ट प्रश्न बन सकता है कि पाठ्यचर्या के कितने आधार होते हैं, पाठ्यचर्या के कितने आधार होते हैं। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोटा बन सकता है कि पाठ्यचर्या के 3 आधार होते हैं, सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। तर्कपूर्ण चुनाव के पीछे कुछ भी मान्यता व्यापक सिद्धांत होते हैं, इन्हें दार्शनिक आधारों पर जोड़कर भी देखा जा सकता है। पाठ्यचर्या से संबंधित ऐसे मान्यताओं और सिद्धांतों को 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। निम्नलिखित जो 4 भाग हैं वो निम्नलिखित हैं। ऐसी मान्यता जो मनुष्य समाज के बारे में हमारी समझ से बनी हो। इसी मान्यताओं के तहत हम मनुष्य के जीवन में क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य तथा समाज के बीच संबंध क्या है आदि सवालों को सवाल जवाब तराशते हैं। ऐसी मान्यताएं जो इंसान को समझ की प्रकृति और उसके काम के तरीके संबंध हो। इसके तहत हम ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कौशल क्या है, ज्ञान कौशल तथा कार्य के बीच संबंध क्या है आदि के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के सीखने के हमारी समझ अर्थात सीखना क्या है, मनुष्य के जीवन में सीखने का स्थान क्या है, मनुष्य में कैसे सीखता है, इसके बारे में हमारी मान्यता है। सीखने वाले के संदर्भ में कहा मान्यता इसमें बच्चे के परिवेश की सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितियाँ भी शामिल होती हैं। पाठ्यचर्या का कार्य होता है उपयुक्त सवालों के उत्तरों के रूपरेखा प्रस्तुत करना। सामाजिक आधार किसी भी समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक लक्ष्य जहाँ पाठ्यचर्या के आकार देने में योगदान देते हैं तथा वहीं सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक दबाव समाज में हो और विभिन्न परिवर्तनों तथा भविष्य योजना के आदि विद्यालय कार्यकलाप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति उसकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप पर आधारित होगी, जिसमें सामान्य मूलभूत एकता साथ ही अन्य घटकों के लचीलापन भी सम्मिलित होता है। सामान्य मूलभूत एकता के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक विषय वस्तु निहित होंगे। ये तत्व भी सभी विषयों में समाहित होंगे तथा भारत की सदा संस्कृति, समतावाद, लोकतंत्र, एक धर्मनिरपेक्षता, लिंग भेद समाप्ति, वातावरण सुरक्षा, सामाजिक सुविधाओं मुक्ति, छोटे परिवार रखने वाले वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास जैसे मूल्यों पर बल दिया जाएगा। सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ध्यान रखते हुए कार्यान्वित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत मनोवैज्ञानिक का आधार, मनोविज्ञान मन की विज्ञान के आधार क्या होता है। जैसे बच्चों में इसी आधार पर एक प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान के आधार क्या होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के लिए विभिन्न पक्षों के आकार देने के लिए परिवार तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विद्यालय जुड़ने से बाद विद्यालय में चलने वाली प्रक्रिया उनके अनुभवों के लिए दृढ़ आधार प्रदान करती हैं। ये अनुभव भी निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के दौरान उनके विद्यालय में जुड़े लोगों को तथा विद्यालय शिक्षण प्रक्रियाओं की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आवश्यक हो जाता है कि बच्चे बड़ों को लघु रूप नहीं है, वे प्रौढ़ों की अपेक्षा कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से भिन्न होते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में अंतर केवल मात्रात्मक एवं गुणात्मक भी होता है। प्रौढ़ों की तुलना में बच्चों को विकास प्रभावित करने में बाहरी कारक अहम भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः मानव विकास के विभिन्न चरणों की आवश्यकताओं को भिन्नता देखी गई। अंत इस अंतर को मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से जीन पियाजे ने विस्तार पूर्वक समझाया है कि मानव विकास की ज्ञान पाठ्यचर्या विकास में अध्यापक की सहायता करता है। इसी प्रकार विकसित पाठ्यचर्या में प्रत्येक आयु के बच्चे विकासात्मक अवस्था के अनुसार उनकी विशेषताओं पर ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया पर विचार के विभिन्न पक्षों पर पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है तो शोध किया जाता है तथा इसी दृष्टि से अधिगम के कई सिद्धांत विकसित किए गए, जिनमें प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत है, संज्ञात्मक सिद्धांत है। ये अधिगम सिद्धांत पाठ्यचर्या नियोजनों के विभिन्न दृष्टिकोणों में संपादित करने के पक्ष में पाठ्यचर्या के विशेषज्ञ सिद्धांतों के योगदान को नकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अधिकांश वैज्ञानिक विधि विकसित किए गए हैं। दार्शनिक आधार दूसरा, जिसमें दार्शनिक आधार पर क्या होता है। दार्शनिक आधार या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, दार्शनिक आधार क्या है, परिभाषा लिखिए। दार्शनिक आधार एक ऐसा इससे संबंधित होता है कि शिक्षा शास्त्र में दर्शन शास्त्र के विभिन्न मतों का महत्व रहा है। आप इकाई 1 में ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप और शिक्षा से संबंध के विषय में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आगे इकाई 6 में आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए सीखने से जुड़ी अवधारणाओं में विषय में जानेंगे तथा पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार पर रूप हमें ज्ञान संज्ञान के स्वरूप में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर पाठ्यचर्या को संकलित करने की दिशा में सहायक होते हैं। सूचना से ज्ञान किस प्रकार भिन्न है, यानी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और ज्ञान नॉलेज से किस प्रकार भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्यार्थी के अनुभवों को ज्ञान की प्राप्ति कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, यानी विद्यार्थी के अनुभव यानी एक्सपीरियंस, विद्यार्थियों का एक्सपीरियंस से ज्ञान यानी नॉलेज के बारे में कैसे डेवलप किया जा सकता है। विद्यार्थी सूचना का ज्ञान किस प्रकार परिवर्तित करता है, यानी विद्यार्थी स्टूडेंट अपने लाइफ में इंफॉर्मेशन का डेवलपमेंट कैसे करता है, कैसे परिवर्तित करता है। प्रत्यक्ष व परोक्ष पाठ्यचर्या के अर्थ एवं इसके निर्धारित तत्वों से आदि से परिचित होने के पश्चात अब हम पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यालय में चलने वाली समस्त प्रभावों एवं गतिविधियों पर समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यचर्या का वे स्वरूप हैं जो लिखित में हो, अलिखित में हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, शिक्षा के उद्देश्य महत्वपूर्ण हो, आवश्यक शिक्षण एवं सहायक शिक्षण प्रक्रियाओं आदि स्पष्टता प्रदान करता हो। वही पाठ्यचर्या को एक विभिन्न रूप हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हो सामने नहीं होता है। कई गुड राजनीतिक सामाजिक हितों को पूरा करने में होता है। इसे हम परोक्ष पाठ्यचर्या के रूप में जानते हैं। परोक्ष पाठ्यचर्या प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या उनके उद्देश्यों को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। वैसे तो परोक्ष पाठ्यचर्या को नकारात्मक रूप में देखा जाए तो परंतु इनके प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, और नकारात्मक रूप में देखा जाए तो नकारात्मक भी प्रभाव हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति परोक्ष पाठ्यचर्या को पहचानने एवं इनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आइए हम इन पहलुओं को पाठ्यचर्या के विभिन्न रूपों में जानने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष वास्तविकता पाठ्यचर्या। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम आमने सामने बैठकर जो चीज़ ग्रहण करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष वास्तविकता पाठ्यचर्या का संदर्भ में लिखित अलिखित पाठ्यक्रमों को दोनों रूप में होता है, जिसके माध्यम में विद्यार्थी सीखने अनुभवों को प्राप्त करने में, सीखने के अनुभवों को चयन करने में, शिक्षक के अनुभवों को अधिक विकास करने में, आधिकारिक औपचारिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य स्रोतों में भी हो सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि वास्तविक पाठ्यचर्या वस्तुतः उन सब शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का योग है। इनमें विद्यार्थी एवं शिक्षक औपचारिक अनौपचारिक पाठ्यचर्याओं में अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। औपचारिक पाठ्यचर्या ये वे पाठ्यचर्या हैं जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा सीख के जाने के लिए तय किया जाता है। इसमें आधिकारिक तौर पर चयनित ज्ञान के क्षेत्र में होता है। ये पाठ्यचर्या के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है। इसका निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय अथवा ऐसी संस्थाएं जो विद्यार्थियों इस शिक्षा हित में करने के लिए औपचारिक पाठ्यचर्या के विषय वस्तु चयन करते हैं। अनौपचारिक पाठ्यचर्या अर्थ में पाठ्यचर्या से प्रयोग संभव अध्यापक। औपचारिक पाठ्यचर्या कौन सा ज्ञान अधिक उपादेय होता है, यानी किस नॉलेज के माध्यम से हम अधिक उपादेय यानी अधिक डेवलप कर सकते हैं कि विचार प्रक्रिया का क्या स्वरूप है। विभिन्न विचार प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के कौशल परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि इसी प्रत्येक विद्यार्थी अपनी विशिष्ट अधिगम शैली तथा युक्तियों का प्रयोग करके विधियों का स्थान मिलना चाहिए। सीखने व विकास के प्रति पाठ्यचर्या ऐसा रूप होना चाहिए जो शारीरिक मानसिक विकास के बीच अंतर्संबंध को देखे और उनके विभाजन से उठे। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि विचार प्रक्रिया का क्या स्वरूप होता है, और दूसरा प्रश्न होता है कौन सा ज्ञान अधिक उपादेय होता है। इसी प्रकार दो प्रश्न बन सकते हैं और छोटे टाइप के प्रश्न आ सकते हैं दिलों उत्तरात्मक के। पालन न करे किंतु अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान पहलुओं को कक्ष प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित कर ले। ये अतिरिक्त सामग्री और अनौपचारिक पाठ्यचर्या कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सब कार्य आता है जिसमें अध्यापक बच्चों के लिए योजना बनाते हुए औपचारिक पाठ्यचर्या के अलावा ज्ञान और सामग्री का उपयोग करते हुए कार्य करते हैं। परोक्ष छुपी पाठ्यचर्या। छुपी परोक्ष पाठ्यचर्या ये एक बार ऐसा भी छोटा प्रश्न मिल सकता है और तुरंत प्रश्न मिल सकता है क्या आता है, इसमें जाकर देखते हैं। किंतु विद्यालय शिक्षा का वेद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वस्तुतः परोक्ष पाठ्यचर्या को जानबूझकर कई अधिगम अनुभवों को भी छिपाती है। परोक्ष पाठ्यचर्या शिक्षा का वे अंग है जो सीखा जाता है किंतु खुले तौर पर नहीं कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों प्रसारण जिनकी जानकारी कक्षा और सामाजिक वातावरण में दी जाती है। परोक्ष पाठ्यचर्या के लिखित न होने के कारण अधिकाधिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु यह विद्यार्थी के अधिगम, उसके व्यवहार और उसके व्यक्तित्व न केवल शिक्षा के दौरान बल्कि शिक्षा पूरी होने के बाद भी प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव को विद्यार्थी के जीवन बाद तक देखा जा सकता है। आइए परोक्ष पाठ्यचर्या के दोनों पक्षों पर हम विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। यदि हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो कई अवसरों पर यह देखा गया है कि ये परोक्ष पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को उनके वर्ग और सामाजिक स्थितियों के अनुसार
शिक्षित करके मौजूदा सामाजिक असमानता को सुदृढ़ीकरण करने के लिए करती हैं। एक शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वे उपरोक्त पाठ्यचर्या के अनुसार इसके प्रभावों को पहचानने प्रयास करेंगे। इसके प्रति संवेदनशील और सतर्क होकर शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को उपरोक्त पाठ्यचर्याओं के नकारात्मक प्रभावों यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है। प्रयोक्ष पाठ्यचर्या के पहलू अधिगम के विभिन्न पहलू परोक्ष पाठ्यचर्या की सफलता में योगदान करते हैं, जिसमें अभ्यास प्रक्रिया नियत ढांचे सम्मिलित होते हैं, परंतु बहुत से विद्यालय विशेष स्रोत जो इन अधिगमों के पहलुओं सम्मिलित हो सकते हैं। संरचना शिक्षक का अधिकार यह अभ्यास अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंध में संचालन करने के वाले नियम अधिगम गतिविधियों अध्यापक द्वारा भाषा प्रयोग पुस्तकों दर्शनों श्रेणियों सहायक सामग्री असंवाद इसबाब स्थापत्य अनुशासिक उपाय समय सारणी ट्रैकिंग सिस्टम और पाठ्यक्रम प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। इन्हीं स्रोतों की विविधता में आने में असमानताओं में बढ़ावा होता है जब परोक्ष पाठ्यचर्या की विभिन्न वर्ग की सामाजिक संस्थाओं की तुलना की जाती है। पाठ्यचर्या के विभिन्न स्वरूपों में संबंध नीचे दी गया चित्र में पाठ्यचर्या के विभिन्न स्वरूप संबंध है, यानी एक बड़ा ब्लॉक बनाया उसमें 3 ब्लॉक, यानी 3 ब्लॉक आपस में संबंधित रखते हैं, इसलिए उनको एक बड़ा और उसके अंदर 3, उसमें उन तीनों में आपस में संबंध है। वो तीनों का संबंध एक बार वाले से संबंध है। औपचारिक पाठ्यचर्या नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट वास्तविक पाठ्यचर्या, नंबर 3 परोक्ष पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में कई प्रकार के वर्गीकृत किए जा सकते हैं, परंतु इसी प्रकार हमने जिन कारकों को चर्चा की है वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी तथा बाल विकास से जुड़े कारक हैं। ये कारक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कई बार सम्मिलित रूप से भी पाठ्यचर्या के निर्धारण करने में प्रभावित करते हैं। ये हम मूल रूप से इनके प्रभाव अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक कारक इसमें आपस में एक विद्यार्थी अध्यापक होने के अनुभव से आपने इसी बात पर ध्यान दिया होगा कि राजनीतिक शिक्षा किस और प्रकार प्रभावित करती है, इसीलिए शिक्षा और राजनीतिक गतिविधि माना जाता है। राष्ट्रीय विचारधारा और दार्शनिकता शिक्षा प्रणाली पर जबरदस्त प्रभाव रहा है, क्योंकि राजनीतिक लक्ष्यों को विषय वस्तुओं सीखने और अनुभव शिक्षा मूल्यांकनों तरीकों पर निर्धारण परिभाषित करते हैं। आमतौर पर ये पाठ्यचर्या सामग्री और उनकी व्याख्या राजनीतिक विचारों पर प्रभावित होती है। कार्मिकों की भर्ती और राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है। शिक्षा का वित्त पोषण राजनीति पर बहुत प्रभावित होता है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और परीक्षा प्रणाली भी राजनीति बहुत प्रभावित होती है। सामाजिक कारक पाठ्यचर्याओं के निर्माण में लक्ष्यों को उद्देश्यों एक समाज की अपनी अपेक्षा आर्थिक होती है, जिसमें विचार किया जाता है कि किया जाना चाहिए कि इसकी एक अपेक्षा यह भी होती है जो स्कूल प्रणाली व हम कैसे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। औपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार दर्शाया जाता है। नंबर 1%। नंबर 2 वर्त क्या है, सीखने के उन अनुभवों को दर्शाया जाता है जिन विद्यार्थियों द्वारा हासिल किया जाता है। इनमें मूल्यों को औपचारिक या अनौपचारिक पाठ्यचर्या में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी असल में जो औपचारिक और परोक्ष पाठ्यचर्या में सीखता है उसे दर्शाया जाता है। आर्थिक कारक शिक्षा के में आर्थिक नियोजन का बहुत महत्व है। शिक्षा के वित्त पोषण एक उद्देश्य मानव संसाधन विकास देश की आर्थिक दशा में सुधार हेतु योगदान रहता है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को स्वयं अर्थव्यवस्था की आवश्यकता विषय में चिंतित होना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि देश की आर्थिक व्यवस्था पाठ्यचर्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों को विषय वस्तु बचे सीखने में अनुभव समायोजन होना चाहिए। उद्योगों के लिए आवश्यक है कौशल ज्ञान के आधारों पर विचारों के विकास में कक्षा होना चाहिए। विषयों के सैद्धांतिक पक्षों में जानने के लिए साथ साथ प्रायोगिक अनुभव भी होने चाहिए। शायद यानी प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल अनुभव होने चाहिए ताकि बच्चा उसमें मानसिक संतुलन विकास हो सके, क्योंकि बच्चा जो देखता है उससे ग्रहण करता है उसमें अधिक शिक्षा का विकास होता है। कक्षा में वेतक शिक्षण अधिकरण प्रक्रियाओं का निर्माण के लिए जरूरत होती है। इसी प्रकार कक्षा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आपूर्ति हो सके। पुस्तकें, चौक, डस्टर आदि मानचित्र, चार्ट, उपकरण, विज्ञान के प्रायोगिक रासायनिक पदार्थ उपयुक्त सभी सामग्रियों उत्पादों को इन्हीं सहायक शिक्षण सामग्री के अभाव में ये संभव है कि शिक्षक अधिगम के लिए योजना निर्माण के उनके कार्यान्वयन करने में समझौता करना पड़ रहा है। अतः पाठ्यचर्या के निर्माण के दौरान आर्थिक मांगों का गंभीर विचार किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण का प्रभाव समय के साथ लोगों अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते हैं जा रहे हैं। इसका प्रभाव यही है हवा पानी और धरती पर पड़ता है। बढ़ती आबादी और बढ़ते तकनीकी ज्ञान है पर्यावरण के लिए कई कठिन कार्य और चाहिए। विद्यालय को इसके लिए विद्यार्थी में किन गुणों का पोषण करना चाहिए, इसलिए पाठ्यचर्या के निर्धारण
करने में वालों के लिए जरूर है। पाठ्यचर्या का निर्धारण करने के दौरान उन सामाजिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखे। यदि ऐसा ही नहीं होता तो पाठ्यचर्या एक प्रासंगिक बन जाती है। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में लोग निवास करते हैं, अतः पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को विचार के लिए जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री की बनावट और उसका प्रस्तुतिकरण इसी प्रकार होना चाहिए जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संयोजन हो, तथा हमें इसी तथ्य के लिए संवेदनशील होना चाहिए। पाठ्यक्रम का प्रयोग सामाजिक असमर्थता को बढ़ाने के लिए हो सकता है, यही भी इसका इस्तेमाल असमानता को बनाए रखने के अथवा बढ़ाने के लिए हो सकता है। ऐसी पाठ्यचर्या हो सकती हैं जो महिलाओं बालिकाओं के खिलाफ लिंग पक्षपाती, क्योंकि इसमें शैक्षिक सामग्री सम्मिलित हो सकती हैं जो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति नकारात्मक व्यवहार को सोच को व्यक्ति को नीचे दिखाना प्रयास करती हैं, व्यवहार में चित्रित करती हैं। अतः संभावना है कि ऐसी संस्कृति को लेकर पाठ्यचर्या में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। पाठ्यचर्या के निर्धारण के दौरान ऐसे नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट पाठ्यचर्या के निर्धारण के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे पाठ्यचर्या के स्तर भी और विभिन्न विपेल होते हैं, इसी प्रकार हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसी उप इकाई में हम जहाँ पाठ्यचर्या के निर्धारण में विभिन्न स्तरों राष्ट्रों से निर्माण लेकर विद्यालय कक्षा तक समझने का प्रयास करें। ये समझना आवश्यक है कि पाठ्यचर्या के निर्धारण के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है और क्या भूमिका रहेगी। वर्तमान प्रदेश में इन भूमिकाओं के आए बदलाव के कारण देखा जाए तो अपेक्षा समझना होगा कि ये आवश्यक हो जाता है कि इन चर्चाओं में इसी बात को ध्यान में रखा जाए। पाठ्यचर्या के निर्धारण राष्ट्रीय मानक निर्धारण जाने के महत्व है, वहीं इसी प्रक्रिया को विद्यार्थी को स्थानीय परिवेश एवं पाठ्यचर्या को स्थान दिए जाने के लेकर संवेदनशील होने की आवश्यकता को जानना कम नहीं होना कम महत्व नहीं रखता है। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को सामान्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ढाला जाए कि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को निर्धारण सबके लिए होना चाहिए, किंतु अंतिम व्यवस्था में जनपद राज्य स्तर लोग स्कूल विद्यार्थियों के अध्यापकों की आवश्यकता अनुसार चिन्हित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय समूह के आधार पर प्रपत्र संख्या 4। वर्तमान समय में देश पाठ्यक्रमों के निर्माण में स्थान परिवेश क्षेत्रीय और ज्ञान छात्रों के पारिवारिक सामुदायिक अनुभवों के स्थान पर दिए जाने के लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है। केंद्र और राज्य स्तर के इसी संदर्भ में चर्चाएं हुई हैं, कई नीतिगत फैसले हुए हैं, परंतु इन सभी सिद्धांतों को यथार्थ के धरातल और उतारने के पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए उपाय हैं। राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राज्य में स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की व्यवस्था के उसका राष्ट्रीय नीतियों के प्रभावित होना अपरिहार्य है। पाठ्यपुस्तकों के लिए राष्ट्रीय समूह है। यद्यपि नीतिगत दस्तावेजों पाठ्यचर्या की रूपरेखा कार्यक्रमों प्रस्तावों पाठ्यचर्या की सामग्री जिला स्तर की केंद्रित करती की गई हैं, लेकिन इस दिशा में शायद कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण दिशा में कदम उठाए जाने के लिए भाव में रेखांकित करता है, परंतु मूल समस्या कहीं गहरी है, समझने का प्रयास भी करना जरूरी हो जाता है। विकेंद्रीकरण के मार्ग में मूल बताएं क्या है। वस्तुतः नीतियों में अधिक स्पष्टता क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर वांछित इच्छाशक्ति विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय एक विश्वास कुछ ऐसे साधन हैं जिनका होना विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है। ये आधार पत्र संबंध में केंद्र राज्य की भूमिका संदर्भ में विभिन्न कड़ियों को जोड़कर श्रृंखला पूरी करने का प्रयास करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अधीन के उस समय पाठ्यचर्या के संकीर्ण किताबी सैद्धांतिक बताए जाने के लिए उल्लेख किया है। ये समय अब जब छात्रों को पाठ्यक्रम बोझ के अनुपयुक्त पुस्तकों में जूझना पड़ रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए ये आयोग को सुझाव दिया कि पाठ्यचर्या के विषय निश्चित सीमाओं में बंधे होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं विषय वस्तु विद्यार्थियों को लिए प्रासंगिक हो। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य एक शक्तिशाली समिति का गठन करे जो पाठ्यपुस्तक को चयन करे, उपयुक्त आधार बनाए। एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन आयोजित करने चाहिए तथा इन्हीं अध्ययनों को स्कूल में स्तर पर प्रसारित डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तथा ऐसी सामाजिक आर्थिक कारक नीतियों लागू करने के संदर्भ में गुणवत्ता सूचकांक विकसित करने का कार्य अनिवार्य रूप से करना। इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बेहद जानकारी मिली होगी। ये अब आने वाले कल पेपर में आपको बेहद सिद्ध होगा। और इसी प्रकार हमें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ दिन रात आपके साथ मेहनत के लगे हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।